एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे थे कोपा। हमने स्टार्ट किया था तो 2 क्लासेस हमारी कोपा की कवर हो चुकी हैं। तो आज वाली क्लास में हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक कवर करेंगे और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो आपका आज फिनिश हो जाएगा। सो करते हैं फिर जल्दी से स्टार्ट। मीडिएशन स्टार्ट कर रहे थे तो मीडिएशन हम लोग कवर करेंगे आज वाले में। तो मीडिएशन आपका डिफाइन है सेक्शन 74 में। Wait for the second. तो सबसे पहले सेक्शन 74 डिफाइन करता है मीडिएशन को। ओके, सो मीडिएशन का प्रोविजन मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो बताती हूँ मीडिएशन होता क्या है एक्चुअल में, और मीडिएशन आया कैसे, पहले वाले एक्ट में था या नहीं। जो आपका 1986 वाला एक्ट था, मीडिएशन का प्रोविजन उसमें कवर नहीं किया गया था। सो कुछ मैंने बताया था कि कुछ प्रोविजन ऐसे थे जो 1986 वाले एक्ट में नहीं थे, तो उनमें से एक प्रोविजन मीडिएशन का भी है जो उस एक्ट में कवर नहीं किया था। तो इस वजह से हमारा जो 2019 का एक्ट आया है तो उसमें हम लोगों ने कवर किया है मीडिएशन। मीडिएशन क्या होता है? मीडिएशन का जो आपका वर्ड है वो मीडिएटर से बना है। मीडिएशन आपका एक एडीआर का जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आपको बता देती हूँ सेपरेट स्लाइड से, सो यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड इजीली। देखो, हम लोग कर रहे हैं मीडिएशन। मीडिएशन आपका एक मेथड होता है किसका? एडीआर का। एडीआर यानी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर आपने नाम सुन रखा है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का और मीडिएशन का, दैट्स ओके। सो इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो मैं आपको बता देती हूँ एक्चुअल में है क्या ये चीज। तो डिस्प्यूट वर्ड से ही आपको पता चल गया होगा कि ये भी एक क्या होता है। जैसे कोर्ट हमारा काम करते हैं ना, देखो कोर्ट हमारे क्या करते हैं, हमारी जो डिस्प्यूट है उसको रिड्रेस करने का काम करते हैं, रिड्रेसल का काम करते हैं। मेन कोर्ट्स वगैरह का काम यही होता है, अथॉरिटीज होती है उनका काम यही होता है। तो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमारी अथॉरिटीज तो थी, कोर्ट्स भी थे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो। लेकिन हमें मीडिएशन की जरूरत क्यों पड़ी? मीडिएशन होता है ऑल्टरनेटिव यानी ऑल्टरनेट ढूंढना, किसी दूसरा तरीका ढूंढना, किसके? कोर्ट के अलावा। जब कोई बंदा, देखो मान लो ये पर्सन है कोई, ठीक है, इसकी चल रही है कंज्यूमर है ये कोई, ठीक है, जिसका इंटरेस्ट इफेक्ट हुआ है कंज्यूमर का, ठीक है। अब ये क्या करेगा? ये इसके पास दो ऑप्शन है जाने के। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये जाके कोर्ट में चला जाए, ठीक है, या फिर ये चला जाए एडीआर में, एडीआर के थ्रू सेटलमेंट कर ले। अब देखो, जो कोर्ट है ये इसका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। अब कोर्ट में क्या होता है? देखो कोर्ट में मेन इसकी जो डिसएडवांटेज और एडवांटेज है वो मैं बता देती हूँ कि एडीआर आपका क्यों आया। एडीआर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा जो कोर्ट है उसमें इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं, इतनी फाइलें होती है केसेस की, तो उसमें कैसे कवर करेंगे? तो वो चीज होती है कि भाई हम लोग उस झंझट में नहीं घुसना चाहते, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, हमें अपना टाइम भी सेव करना है, पैसे भी बचाने हैं। तो उसमें क्या है कि भाई लंबी प्रोसीडिंग्स के लिए मनी भी चाहिएगा, एफर्ट्स भी चाहिए, बार बार कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे बेटर क्या है? एडीआर आया। बेटर एडीआर इसलिए क्योंकि ये ऑल्टरनेट है, किसका? कोर्ट का ऑल्टरनेटिव है। अगर आप कोर्ट में जाना नहीं जाना चाहते दैट्स ओके, फिर भी आपको आपकी डिस्प्यूट रिजोल्व हो रही है, कैसे हो रही है? एडीआर के थ्रू। अब एडीआर में आपकी कई वो आती है, देखो एडीआर में पहला मेथड होता है आपका आर्बिट्रेशन का। होल्ड ऑन अ सेकंड। सो मैंने बताया पहला ऑप्शन क्या है कि वो आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकता है, आर्बिट्रेशन में जा सकता है, ठीक है।
भाई आर्बिट्रेशन में नहीं जाना उसको, आर्बिट्रेशन से भी दिक्कत है। आर्बिट्रेशन में अब क्या दिक्कत आती है कि जो आर्बिट्रेटर अवार्ड पास करता है ना, यानी कि जो उसको डिसीजन लेता है उनकी पार्टीज के, तो देखो दो पार्टीज होती है इस केस में। इसका मैं एक और स्लाइड से बताऊंगी आपको अच्छे तरीके से। अभी तो हम जस्ट एडीआर पढ़ रहे हैं। एडीआर का मेथड क्या है, मीडिएशन है। अब नेक्स्ट है मीडिएशन। अब आर्बिट्रेशन का मेन वो जो था मुद्दा, वो क्या था, डिसएडवांटेज ये थी कि आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है, कि भाई ना चाहते हुए भी, मान लो मेरा किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रही है, मैं आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लेती हूँ, दोनों पार्टीज मिलके, ठीक है। तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया, उसने एक डिसीजन ले लिया जो मेरे बिहाफ पे नहीं है, मतलब मेरे अगेंस्ट है, यानी कि मेरे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो मेरा क्या होगा कि मैं उस डिसीजन को मानना ही मानना पड़ेगा, क्योंकि आर्बिट्रेटर ने वो किया है, तो वो अवार्ड क्या है, मेरे ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा। तो इसलिए अगर मुझे बाइंडिंग नहीं करना अपने ऊपर, मुझे सेटलमेंट चाहिए। सेटलमेंट का ये होते हैं मेथड्स होते हैं सेटलमेंट कराने के। तो मुझे चाहिए अगर सेटलमेंट, तो मैं किस में चली जाऊंगी, मीडिएटर के पास जाऊंगी, मीडिएटर अपॉइंट करूंगी। तो मीडिएटर क्या होता है, अब एक और तरीका होता है इसका, कंसीलिएशन भी होता है। कंसीलिएटर को भी अपॉइंट कर सकते हो। ये सारे आपके ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेथड बता रही हूँ मैं, ये जो आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, कंसीलिएशन है। नेक्स्ट आपका क्या है, कंसीलिएशन के अलावा लोक अदालत। लोक अदालत के पास भी जा सकते हो। ये आपकी जो पंचायत लेवल पे जो अदालत होती है ना, कोर्ट वगैरह, छोटे मोटे मुद्दे सॉल्व करने के लिए बना दी जाती है, तो ये वो चीज होती है लोक अदालत आपका जो होता है। अब मीडिएशन का मैं बताती हूँ। हमने चार मेथड पढ़े, आर्बिट्रेशन पढ़ा, आर्बिट्रेशन का बाइंडिंग होता है भाई डिसीजन, कंसीलिएशन है, लोक अदालत है, और मीडिएटर है। तो अब मीडिएटर का क्या काम होगा, मीडिएशन के केस में क्या होता है, ये ना एक डाइनिंग टेबल होती है ना, जैसे देखो ये टेबल है आपकी, डाइनिंग टेबल होती है, तो ये इसकी तरह होता है। तो डाइनिंग टेबल के एक इस तरफ, डाइनिंग टेबल मत बोलो, सिंपल टेबल बोलो, एक इस तरफ एक पार्टी बैठी होती है, इस तरफ दूसरी पार्टी बैठी होती है। ये दोनों क्या है, डिस्प्यूटिंग पार्टीज है, यानी कि जिनके बीच में लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, तो ये वो है डिस्प्यूटिंग पार्टीज बैठी होती है। अब फिर आप बोलोगे मीडिएशन का क्या रोल होता है, फिर मीडिएशन का ये रोल होता है कि अब यहाँ पे आपका बैठा होता है मीडिएटर, यहाँ पे मीडिएटर को बिठा दिया जाता है। मीडिएटर का मतलब ही क्या होता है, बिचौलिया। बिचौलिया यानी जो मिडल मैन की तरह काम करता है, यानी इन दोनों के बीच में ये लिंक का काम करता है। तो आप बोलोगे ऐसे तो जो लॉयर्स होते हैं वो भी काम करते हैं, लॉयर्स काम करते हैं, बट वो कभी भी आपको सेटलमेंट के थ्रू नहीं ले जाते, सेटलमेंट की ओर नहीं ले जाते। देखो ये इनके लॉयर्स भी इनके साथ होंगे, जो भी इनके लीगल जो प्रोफेशनल्स है, ये उनके साथ होंगे। तो ये तो है पार्टीज आपकी जो है, ठीक है, दोनों। ये है आपका मीडिएटर। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये अपना डिसीजन लेगा, ये अपना वो सुनाएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे सेटलमेंट चाहिए। दूसरा बोलेगा मुझे इस तरीके से सेटलमेंट चाहिए। अब ये जो मीडिएटर बोलेगा, ये इन दोनों की सेटलमेंट को सुनेगा, फिर डिसीजन लेगा। फिर डिसीजन लेने का, देखो इसका काम मीडिएटर का डिसीजन लेना नहीं होता, इसका काम होता असिस्ट करना। किसमें, कम्युनिकेशन में असिस्ट करना, यानी दोनों पार्टीज आपस में बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाए। मेन रोल मीडिएटर का यही होता है कि ये दोनों पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन को बेटर बनाता है, ताकि एक दूसरे की सेटलमेंट मतलब अच्छे से हो सके। उनका मेन मोटिव यही होता है, सेटलमेंट कराना, कम्युनिकेशन को बेटर कराना। लेकिन ये कभी भी अपने बिहाफ पे कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, क्योंकि डिसीजन बाइंडिंग नहीं होगा। वो सिर्फ आर्बिट्रेटर ले सकता है, वो अवार्ड आर्बिट्रेटर पास कर सकता है, ये कोई डिसीजन नहीं लेगा। ये सिर्फ क्या कर सकता है, इतना कर सकता है कि भाई सेटलमेंट हो रही है तो इन दोनों से इसके प्लस पॉइंट पूछे, इसके अगर कॉन्फ्लिक्शन हो रहा है इसके बीच में कि भाई ये कुछ और नहीं मान रहा, ये कुछ और नहीं मान रहा, तो पार्टीज चाहे तो ये मीडिएटर क्या करेगा, फिर उस पर अनसेटल्ड लगा देगा। अनसेटल्ड यानी कि भाई डिस्प्यूट सेटल नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर सेटल हो जाती है तो फिर ये तो लिखित में, राइटिंग में एग्रीमेंट साइन करवा लेगा, ठीक है। तो ये काम होता है इसका।
अब मीडिएशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कैसे है, कंज्यूमर्स के बीच में और सेलर के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रही है तो मीडिएटर अपॉइंट कर लेंगे वो लोग। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है, मीडिएशन का काम क्या होता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, दूसरा नाम इसका एडीआर का यही होता है, तो इट विल बी कॉल्ड एज आउटर ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। सो दैट इज द मीडिएशन। अब आते हैं वापस से स्लाइड पे। स्लाइड पे क्या बोलती है भाई, एस्टेब्लिशमेंट कौन है, एस्टेब्लिश कौन करेगा मीडिएशन को, फॉर असिस्टिंग डीसी एंड एससी। डीसीएनसी यानी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो आपकी होती है और स्टेट काउंसिल, उसको असिस्ट करने के लिए कौन करता है, एसजी एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, किसके द्वारा एस्टेब्लिश करी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर आपकी नेशनल कमीशन को, आपका जो नेशनल कमीशन है उसको आपको सपोर्ट करना है, उसको असिस्ट करना है, तो उसके लिए कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। मैंने बताया ना जितने भी नेशनल है सेंट्रल लेवल के वो होते हैं वो सारे सीजी करती है जितने भी मैटर्स होते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के होते हैं वो कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। ओके, सो दैट इज द मेन पॉइंट। आगे करते हैं। एवरी कंज्यूमर मीडिएशन सेल शेल मेंटेन अ लिस्ट ऑफ एम्पैनल्ड, जबकि मीडिएशन सेल होगी, देखो ये जो आपके प्रोविजन बता रखे ये मीडिएशन सेल का प्रोविजन है, मीडिएशन के अंदर मीडिएशन सेल एस्टेब्लिश करी जाती है, जिसके अंदर, जिसको कौन एस्टेब्लिश करता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। अब जो इसका मीडिएशन सेल को क्या करना पड़ेगा, इसका रोल क्या क्या है, रोल भाई ये है, फंक्शन ये है कि इसको अपने इम्पैनल्ड मीडिएटर्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी। जो भी इसके अंदर पैनल के अंदर मीडिएटर्स होते हैं ना, पैनल होता है एक पूरा मीडिएटर्स का, मतलब कोई भी अथॉरिटीज होती है जो मेंबर्स वगैरह होते हैं उनका पैनल बना दिया जाता है, तो उसी तरीके से जितने भी पैनल के अंदर मीडिएटर्स हैं उनके सबके नाम की लिस्ट बनानी पड़ेगी इसको। ठीक है भाई, इतना कर लिया। फिर क्या करना पड़ेगा, अब इसको उन केसेस की भी लिस्ट बनानी पड़ेगी जो इनकी सेल हैंडल कर रही है। कंज्यूमर का केस है ये वाला भाई, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वाला केस है, ये ऐसा यूटीपी वाला केस है, सेलर ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करी, या फिर कोई वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स का केस है, तो इस तरीके से ये केसेस की लिस्ट बनाएगा। ठीक है, कि भाई ये केसेस हमारी जो मीडिएशन सेल है वो हैंडल कर रही है। अब नेक्स्ट क्या है, प्रोसीडिंग्स का रिकॉर्ड भी रखना पड़ेगा। अब ये केसेस हैंडल कर रहा है, मीडिएटर्स की लिस्ट भी बना ली, केसेस की भी बना ली, अब ये जो भी प्रोसीडिंग्स करेंगे, जो भी चीजें ये केसेस को आगे बढ़ाएंगे उन केसेस से रिलेटेड, तो उनका भी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा इसको। और बाकी एज फेवरेट डायलॉग, जितने भी लॉ मेकर्स होते हैं उनका फेवरेट जो आपकी लाइन होती है, ये लॉ मेकर्स का ही नहीं, सबका, स्टूडेंट का भी फेवरेट लाइन होती है। स्टूडेंट की फेवरेट लाइन क्या होती है, कुछ ना याद आ रहा हो तो अदर इन्फॉर्मेशन एज रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिख दो। ठीक है, क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट याद है, तीसरा याद नहीं आ रहा, तो आप बिना सोचे समझे क्या लिख दो, एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस। ठीक है, कोई भी दूसरी इन्फॉर्मेशन जो भी रेगुलेशन स्पेसिफाई करे। ठीक है, तो ये आपका मिसलीनियस होता है एक तरीके से। मैंने बताया था ना वो वाला पॉइंट, कि लॉ मेकर अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी छोड़ लेते हैं ताकि फ्यूचर में अगर उनको कुछ ऐड ऑन करना हो ऐसा मुद्दा तो वो कर सकते हैं। ठीक है, सो एवरी कंज्यूमर मीडिएशन सेल, हर एक कंज्यूमर मीडिएशन सेल को क्या करना पड़ेगा, अब इसकी ना ये फॉर्मेलिटी बता रखे भाई, इसको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करनी पड़ेगी क्वार्टरली रिपोर्ट, क्वार्टरली यानी क्वार्टर यानी 4, साल में 3 बार, 4 टाइम्स इन अ ईयर, 4 क्वार्टर होते ना एक साल में, तो साल में 4 बार इसको क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। किसको करनी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन का है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को करनी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट कमीशन अगर एसजी ने स्टैब्लिश किया तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन को, एसजी ने किया है तो स्टेट कमीशन को, सीजी ने किया है तो नेशनल कमीशन को, जिसके साथ ये सेल अटैच है। अब बताया ना, एसजी के साथ अटैच होती है डीसी, और एसजी के साथ ही कौन अटैच होती है, एससी भी होती है। ठीक है, और एनसी किसके साथ अटैच होती है, नेशनल कमीशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो जिस भी सेल के साथ ये अटैच है उसको, इसको 4 बार, साल में 4 बार आपको रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, क्वार्टरली रिपोर्ट। ठीक है, कंज्यूमर मीडिएशन सेल की। अब नेक्स्ट है इम्पैनलमेंट। इम्पैनलमेंट यानी पैनल कैसे बनाया जाएगा, जो नेशनल कमीशन है, स्टेट कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, क्योंकि इनसे ही तो अटैच होती है, ये तीनों क्या करेंगे,
शेल प्रिपेयर अ पैनल ऑफ मीडिएटर्स, इनको क्या बनाना पड़ेगा, पैनल बनाएंगे मीडिएटर्स का, जो भी क्या करेगी, सेल मेंटेन करेगी, जिस भी सेल से ये अटैच है उस सेल के लिए इनको मीडिएटर का पैनल बनाना पड़ेगा। जैसे नेशनल कमीशन किसके साथ अटैच है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अटैच है, ठीक है, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसका पैनल बनाना पड़ेगा मीडिएटर्स का। स्टेट कमीशन जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट के साथ अटैच है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या है, ये भी एसजी के साथ अटैच है, तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा, पैनल फॉर्म करना पड़ेगा, किसका, मीडिएटर्स का, ठीक है। अब किसके रिकमेंडेशन पे करेंगे, ये पैनल सिर्फ अकेले फॉर्म नहीं कर लेगा, ये इसको रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, किसकी रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, इसको रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी सिलेक्शन कमेटी की। अब सिलेक्शन कमेटी भी बनाई जाएगी, सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन होता है, सिलेक्शन कमेटी के अंदर होता है पहले तो आपका प्रेसिडेंट, ठीक है, कौन होगा पहले, प्रेसिडेंट होगा आपका, फिर होगा मेंबर ऑफ कमीशन, मेंबर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे। देखो जैसे उस केस में काउंसिल वाले केस में चेयरमैन होता था ना आपका, इस केस में कौन है, प्रेसिडेंट है, और आपके जो कमीशन के जो मेंबर्स है बाकी वो भी आएंगे। तो सिलेक्शन कमेटी के अंदर एक प्रेसिडेंट होता है और बाकी अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, रिकमेंडेशन देंगे कि भाई कौन से पैनल क्रिएट कर सकते हो, कौन से मीडिएटर्स को आप पैनल क्रिएट कर सकते हो, तो ये रिकमेंडेशन देते हैं, किसको देते हैं, कमीशन को देते हैं। कमीशन कौन से हो सकते हैं, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जो क्या करेंगे रिकमेंडेशन के बाद अपना पैनल बनाएंगे, ठीक है। सो जो आपका पैनल होता है ये कितने साल तक वैलिड रहता है, अगर आपने एक बार पैनल बना दिया तो वो 5 साल तक वैलिड रहेगा, 5 साल तक के पीरियड के जरिए वैलिड रहेगा। और जो भी इम्पैनल्ड मीडिएटर्स होंगे वो रीअपॉइंट भी किए जा सकते हैं दूसरी टर्म के लिए अगर चाहे तो, ठीक है, तो उनका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है दोबारा से, कंसीडर फॉर री-एम्पैनलमेंट फॉर अनदर टर्म। 5 साल का टर्म खत्म हो जाता है तो अगर फ्यूचर में चाहते हैं तो सेम पर्सन को भी दोबारा से पैनल में ले सकते हैं, तो ये री एम्पैनलमेंट हो जाएगा। अब ड्यूटी ऑफ मीडिएटर क्या होती है, देखो मैंने अभी जो स्टार्टिंग वाली स्लाइड में पढ़ा ना, ये डिट्टो उसी से थोड़ा बहुत मैच करता है, तो हम पढ़ लेते हैं। ड्यूटी ऑफ मीडिएटर सेक्शन 77 में डिफाइन है, तो इसकी ड्यूटी क्या होगी, डिस्क्लोज सर्टेन फैक्ट, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब मेन इसका मैं देखो आपको इजी लैंग्वेज में समझा देती हूँ पहले पढ़ने से पहले, कि भाई जो आपका मीडिएटर है उसकी ड्यूटी होती है कि अगर उसके साथ, देखो मीडिएटर कौन होता है, मीडिएटर का काम होता है कि वो बिचौलिया बन के रहे, मतलब उसको फेयर होना पड़ेगा अपने साथ, वो ऐसे नहीं हो सकता, वो पक्षपाती नहीं हो सकता, जिसको हम बोलते हैं अनबायस्ड होना पड़ेगा। मीडिएटर का यहाँ पे काम होता है अनबायस्ड होना, वो बायस्ड नहीं हो सकता, अगर वो कहीं भी बायस्ड हुआ तो वो मीडिएटर रहेगा ही नहीं, क्योंकि मीडिएटर होता है दोनों पार्टीज को बैलेंस करके रखना। अब वो एक पार्टी की साइड लेगा तो कहाँ से वो इमीडिएटर बोला जाएगा, ठीक है, तो उसका काम होता है अनबायस्ड रहना। तो ये अनबायस्ड वाला ही पॉइंट एक्सप्लेन किया गया, मैं बताती हूँ कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ मीडिएटर, मीडिएटर की ड्यूटी है कि वो जो आपका मैटर है उससे आने से पहले अगर वो पर्सनली, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली उससे रिलेशन में है, डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ है, उसका कोई ना कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कोई प्रोफेशनल इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल नेचर का। देखो आपके पास दो पार्टीज आती है जिसमें से एक पार्टी आपकी बहन लगती है, ठीक है, तो है ना आपका पर्सनल इंटरेस्ट जो है ना, आप ऑब्वियस सी बात है उसको बायस करोगे, ठीक है, उसकी साइड लोगे। प्रोफेशनल इंटरेस्ट कैसे है, प्रोफेशनली आप एक दूसरे से रिलेटेड है, भाई आपका क्लाइंट है बार बार आता है तो वो दोबारा से आपके पास आया है, तो आपको किसी भी तरीके से उन पार्टीज में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, ना तो पार्टीज में होना चाहिए और ना इनकी डिस्प्यूट में होना चाहिए। अब ये बोले कि भाई डिस्प्यूट में आपका इंटरेस्ट है कि आपको सेटलमेंट उसकी साइड से हो जाते हैं तो 1 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो जाएगा फिर आपका। तो अगर ऐसा कोई इंटरेस्ट है तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये उसकी ड्यूटी बनती है। अब circumstances which may give rise to justifiable doubt in relation to his independence and impartiality, अगर आपकी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिससे शक जा रहा है कि भाई मीडिएटर हमारा क्या है, बायस है, ठीक है, वो किसी की पर्टिकुलर बंदे की साइड ले रहा है, ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, तो उस केस में भी उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि मैं किसी भी तरीके से इस डिस्प्यूट से रिलेटेड नहीं हूं। और बाकी फेवरेट, एज फेवरेट, सच अदर फैक्ट्स एज में बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन, कोई दूसरा फैक्ट है
जो रेगुलेशन स्पेसिफाई कर सकता है तो उसको भी बताना पड़ेगा। अब प्रोसीजर क्या है मीडिएशन का, ये भी सेक्शंस हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। सेक्शंस आपके इस केस में आपके जो मेन सेक्शंस है ना, वो आपके ये काउंसिल वाले ही है, कमीशन वाले और सीसीपीए वाला है। इफ यू वांट टू रिमेम्बर दैट तो आप कंज्यूमर ये वाला कर सकते हो, मीडिएशन वाला जो मेन सेक्शन आपका 74। so these are not so much relevant, if you can't able to remember that then that's okay। नेक्स्ट आता है mediations shall be held in consumer mediation cell attached to district commission, state commission, national commission। तो जाहिर सी बात है मीडिएशन वही होगा जिस कमीशन के साथ आपकी सेल अटैच है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन के साथ है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में होगा, स्टेट कमीशन के साथ मीडिएशन सेल अटैच है तो स्टेट कमीशन के लिए होगा, नेशनल के साथ अटैच है तो नेशनल कमीशन के। देखो ये कमीशन जो होते हैं आपके कोर्ट ही होते हैं आपके, जो मैंने बताया ना, तो कोर्ट के साथ अटैच है तो जो उनसे उसके साथ अटैच है तो डिस्ट्रिक्ट का कोई मैटर है तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर मीडिएशन सेल में आएगा, अगर डिस्ट्रिक्ट के साथ वो अटैच है सेल। स्टेट का कोई मैटर है स्टेट कमीशन का तो वो किस में जाएगा, स्टेट कंज्यूमर मीडिएशन सेल में जाएगा। तो इस तरीके से होते हैं। जहां पे कंज्यूमर डिस्प्यूट रेफर्ड फॉर मीडिएशन बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन एज द केस में बी, मीडिएटर नॉमिनेटेड बाय सच कमीशन। जो भी ये कमीशन मीडिएटर को नॉमिनेट करेंगी, यही मीडिएटर को नॉमिनेट करती है, कैसे करती है, पैनल क्रिएट करके, ठीक है। तो shall have regard to rights and obligation of the parties, तो उसको सारी राइट्स और ओब्लिगेशन होंगी, ठीक है। उसको जितनी भी ड्यूटीज है, राइट्स है, वो एक्सरसाइज कर सकता है। सो मीडिएटर जो भी नॉमिनेट किया गया है उसको मीडिएशन उस टाइम पीरियड के अंदर, अगर 6 महीने का बोला गया तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको सेटलमेंट करानी पड़ेगी, कोई ना कोई उसको मीडिएट जो मीडिएशन का प्रोसेस है उसको कंडक्ट करना पड़ेगा। जिस तरीके से बोला गया है, जिस भी तरीके से स्पेसिफाई किया गया है रेगुलेशन में, तो उस तरीके से उसको फॉलो करके कोई भी नॉन कॉम्प्लायंस आपकी एंटरटेन नहीं की जाएगी। कंप्लाइंग विद द रेगुलेशंस, मीडिएटर शैल प्रोसीड विद द फॉलोइंग मीडिएशन, ठीक है। अब सेटलमेंट कैसे होती है मीडिएशन के थ्रू, pursuant to mediation, if an agreement is reached between the parties with respect to all of the issues involved in the consumer dispute shall be recorded in writing। अब मैंने बोला ना भाई, अगर दो तरीके होते हैं, देखो मीडिएशन के थ्रू क्या हो सकता है, या तो सेटलमेंट हो गई या फिर क्या हो गई, नॉन सेटलमेंट, ठीक है। सेटलमेंट अगर आप हमने कर ली है तो सेटलमेंट में क्या होगा, जो मीडिएटर है वो एग्रीमेंट कर लेगा, जो कि क्या होगा, राइटिंग में होगा, ठीक है। नॉन सेटलमेंट हुई तो ये मैटर किसके पास चला जाएगा, कोर्ट के पास चला जाएगा। उनके पास चॉइस होती है कि वो कोर्ट ही उनका लास्ट ऑप्शन बचता है, ठीक है। सो अगर सेटलमेंट हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाता है, दोनों पार्टीज के बीच में एग्री कर जाते हैं वो किसी ना किसी ऑप्शन पे, तो ऑप्शन जनरेट ही होते हैं इसमें मीडिएशन में बेसिकली, कि एक ऑप्शन इस पार्टी ने दिया है, दूसरा ऑप्शन इस पार्टी ने दिया, तो इस बेसिस पे ऑप्शन जनरेट किए जाते हैं और फिर सेटलमेंट की जाती है अगर एग्री करते हैं। तो वो एग्रीमेंट किस में होगा, राइटिंग में होगा, दोनों पार्टीज भी साइन करेंगी उसको और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी साइन करेंगे, ठीक है। अब मीडिएटर क्या बनाएगा, एक सेटलमेंट रिपोर्ट बनाएगा और सेटलमेंट रिपोर्ट को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा, साइंड एग्रीमेंट अलोंग विद सच रिपोर्ट टू द कंसर्न्ड कमीशन। देखो कमीशन ने बनाया था, मीडिएशन सेल किसने फॉर्म किया था, किसके साथ अटैच होती है, कमीशन के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है रिपोर्ट भी किसको करेगा, कमीशन को ही रिपोर्ट करेगा। देखो उस केस में देखा था ना हम लोगों ने, जो आपका डायरेक्टर जनरल वाला केस था अथॉरिटी में, तो वो अथॉरिटी को रिपोर्ट करता था, जो उसको देखो उसके नीचे जो जेडी होते थे, डीडी होते थे, है ना, उनके बाद वो क्या करता था, उसको जो आपका डीजी था उसको डायरेक्टर जनरल को रिपोर्ट करता था, फिर डायरेक्टर जनरल किसको करता था, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो आपकी अथॉरिटी है सीसीपीए उसको रिपोर्ट करता था, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्या करेगा, मीडिएटर किसको रिपोर्ट करेगा, कमीशन को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। when there is no agreement, अब बताया नो एग्रीमेंट, नो एग्रीमेंट यानी देखो दो तरीके बताया ना, या तो सेटलमेंट हो जाएगी या फिर सेटलमेंट नहीं होगी। इफ एन एग्रीमेंट, नो एग्रीमेंट, इनको हाईलाइट करते जाते हैं तो क्या होगा, रिकॉर्डेड इन राइटिंग, साइंड बाय द पार्टीज और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है।
और सेटलमेंट रिपोर्ट किसको भेजेगा? कमीशन को। अब अगर एग्रीमेंट नहीं होता विच बिटवीन द पार्टीज, तो उस केस में क्या होगा? विद इन द स्पेसिफाइड टाइम के अंदर एग्रीमेंट नहीं हो रहा, और या फिर मीडिएटर का ओपिनियन है कि भाई सेटलमेंट पॉसिबल ही नहीं है, दोनों पार्टीज इस कंडीशन में नहीं है कि वो कोई सेटलमेंट कर सके, मतलब एग्रेसिव सिचुएशन हो रही है बहुत ज्यादा, तो उस केस में क्या करेगा? वो रिपोर्ट बना देगा अकॉर्डिंगली, उस अकॉर्डिंग, और उस को रिपोर्ट को किसको सबमिट करेगा? कंसर्न कमीशन को सबमिट करेगा, और कमीशन क्या करेगा? सूटेबल ऑर्डर पास करेगा 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, सो दिस इज द मीडिएशन। मीडिएशन आपका यही खत्म होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका रिड्रेशल कमीशंस। कमीशंस भी आपके 3 टाइप के हैं। पहला है आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जो आपका है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिड्रेशल कमीशन, और स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिड्रेशल कमीशन, नेक्स्ट नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिड्रेशल कमीशन। तो इनकी शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं, बहुत लंबे लंबे नाम है, सो इट्स नॉट इजी टू रिमेम्बर। DCPRC, या फिर ऐसे बोल सकते हो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, इतना लंबा चौड़ा बोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट इन एग्जाम अदरवाइज। सो फर्स्ट आपकी हेडिंग आती है एस्टैब्लिशमेंट। रंग बिरंगा बनाते हैं इसको, इंक चेंज कर लेते हैं। सो पहला आता है हमारा एस्टैब्लिशमेंट। कौन एस्टैब्लिश करेगा भाई? जाहिर सी बात है, डिस्ट्रिक्ट का है तो कौन करेगा? देखो कॉमन होती है बहुत सारी चीजें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ये चीज कॉमन है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट वाली है, स्टेट वाली है, तो वो कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। नेशनल वाला कौन अपॉइंट करता है? नेशनल वो CG करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, तो एस्टैब्लिश वन और मोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जो आपके डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिड्रेसल कमीशन एस्टैब्लिश कर सकता है। किसके पास पावर होती है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है, यानी कि SG के पास पावर होती है। अब कंपोजिशन कैसे होता है इसका? कंपोजिशन में कौन कौन आएगा? पहला तो आएगा आपका प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होगा, और मेंबर्स कितने होंगे? मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे। ठीक है, मिनिमम 2 मेंबर्स हो सकते हैं, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं? मिनिमम 2 ही होंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसीजर, अपॉइंटमेंट, टर्म ऑफ ऑफिस, ये सारी क्या है? देखो जैसे वो अथॉरिटी वाला केस था ना, इसमें डिट्टो वही हो जाएगा, जो भी रूल्स में है ना वही आपके देखो मैं इसको बताती हूँ, आपका सेम रह जाएगा ये वाली चीज। तो बहुत इजी है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये दो तीनों चीजें। कमीशन बस मैं आपका लास्ट फ्लो चार्ट ड्रॉ करूंगी, उससे और बेटर समझ आएगा। आई थिंक देखो ये रहा, ये हमारा है ना रूल्स मेड बाय CG, क्वालिफिकेशन, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, देखो ये रहा ये वाली चीज, रूल्स मेड बाय CG। उसी तरीके से ये वाले में भी क्या है? रूल्स के बेसिस पे डिसाइड होगा। ठीक है, तो CG जैसे रूल्स बनाती है, उसके बेसिस पे क्वालिफिकेशन इनकी, प्रेसिडेंट और मेंबर्स की, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसीजर जो आपका अपॉइंटमेंट का है, ऑफिस की टर्म क्या हो सकती है, रेजिग्नेशन कैसे होगा, रिमूवल कैसे होगा, तो इन सब चीजों से जो भी रूल्स में लिखा होगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, डिसीजन हो जाएगा। अब नेक्स्ट आती है मेन थिंग, आती है आपकी जूरिसडिक्शन। इन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए चलते हैं ताकि हेडिंग आपको याद रहे। पहली क्या है? एस्टेब्लिशमेंट लिखनी है। दूसरी क्या है? कंपोजिशन लिखनी है। कंपोजिशन के अंदर कौन आएंगे? आपके प्रेसिडेंट आएंगे और मेंबर्स आएंगे, और ये कौन करेगा? SG करेगा। ऐसे ना मेन मेन चीजें याद करके लिखा करो, ताकि आपको एग्जाम टाइम पे ना हाईलाइटेड पार्ट ही आप रिवाइज करो, मतलब गो थ्रू सारा करोगे तो उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो उस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट है जूरिस्डिक्शन। जूरिस्डिक्शन नहीं, जूरिस्डिक्शन। कुछ लोग होते हैं ना जूरिस बोलते हैं, जूरिस। तो जूरिस्डिक्शन, सॉरी, जूरिस्डिक्शन आपकी 2 टाइप से हो सकती है। एक तो आपकी मॉनेटरी जूरिस्डिक्शन होती है, एक होती है टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन, जिसको हम बोलते हैं पेक्यूनरी बोलते हैं। मॉनेटरी ना भी लिखा हो तो पेक्यूनरी होता है आपका वहां पे। देखो टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन बताती हूँ क्या होती है, दोनों के बीच में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन होगी कि जिस लिमिट तक, यानी कि जिस पैसे, जितनी लिमिट तक, जितनी मॉनेटरी लिमिट तक केसेस एंटरटेन कर सकता है जो ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है एरिया वाइज। ठीक है,
हम यहाँ पे साथ साथ लिखते हुए जाते हैं। अप टू एक्सटेंट ऑफ मॉनेटरी लिमिट। और आपका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होगा, एरिया वाइज होगा, ठीक है, यानी कि जो आपका जोग्राफिकल एरिया है, जोग्राफिकल एरिया है, यानी कि अगर कोई कोर्ट है तो मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया, तो उस एरिया के अंडर जितने भी केसेस आएंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल आपका एंटरटेन करेगा। तो अब इनकी जो आपकी जुरिस्डिक्शन है वो होती क्या है मेन, मैं वो बता देती हूँ। देखो मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन होगी जितनी भी कंप्लेंट्स जहाँ पे गुड्स या फिर सर्विसेज की वैल्यू डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, यानी कि 1 करोड़ से कम कम है, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 करोड़ से कम जहां वैल्यू है किसकी, गुड्स और सर्विसेज की, कंप्लेंट्स के अंदर गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू क्या है, 1 करोड़ से कम है, यानी कि देखो 40,000 का मैटर है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंटरटेन कर सकती है, 1 लाख का मैटर है वो भी कर सकती है, ठीक है। तो एक्सीड नहीं होनी चाहिए, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आपका एंटरटेन कर सकता है उनको मुद्दों को। अब यहाँ पे आता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होगी, टेरिटोरियल होती है जहां पे आपकी अपोजिट पार्टी या तो जहां रहती हो, अपोजिट पार्टी का जहां बिजनेस हो या फिर जहां वो रहती हो, वहां पे भी आपका केस एंटरटेन हो सकता है, वहां के जो कोर्ट है, या फिर कैरी ऑन बिजनेस जहां बिजनेस कर रही हो, या फिर उसकी ब्रांच या फिर जो हेड ऑफिस वगैरह है वो हो, ठीक है। अपोजिट पार्टी का, जैसे मैंने कंप्लेंट करी, मेरी अपोजिट पार्टी है जिसका भी है, ठीक है, तो उसका हेड ऑफिस जहां भी होगा या फिर उसका वर्क ऑफ प्लेस जहां भी होगा, तो वो जो केस है वहां एंटरटेन, वहां के कोर्ट में एंटरटेन हो। या फिर जो दूसरा देखो, ये मोस्ट रिलेवेंट जुरिस्डिक्शन होती है आपकी टेरिटोरियल, जहां पे कोज ऑफ एक्शन एक्चुअल में अराइज हुआ है, मतलब कई बार क्या होता है ना, कोर्ट्स में यही चीज देखी जाती है कि कोज ऑफ एक्शन जहां अराइज हुआ है, मतलब जहां पे जो इंसिडेंट है, मान लो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो फ्रॉड जहां पे अराइज हुआ है तो आप वहीं के कोर्ट में आप उसको कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो कोज ऑफ एक्शन जहां अराइज हुआ है, एक ये हो गया। दूसरा तीसरा क्या है, जहां पे कंप्लेनेंट रहता है या फिर पर्सनली वर्क करता है गेन के लिए, इन तीनों में से जो भी चीज आपकी अवेलेबल होगी, जो भी जगह आपकी परफेक्टली फिट लगेगी, तो उस केस में वहां के उसमें ये टेरिटोरियल आपकी जुरिस्डिक्शन मानी जाएगी, ठीक है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आपको पता है क्या होगी, ज्योग्राफिकल एरिया विद इन विच अ कोर्ट कैन एंटरटेन पर्टिकुलर केस, ठीक है। अब आता है डिस्पोज ऑफ प्रोसीडिंग्स। हाईलाइट कर लेते हैं फिर से ये वाला पार्ट, डिस्पोजल प्रोसीडिंग कितने में पावर है इसकी, रेमेडीज क्या क्या मिलेंगी इसको, अपील किसको कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब भाई इसको प्रोसीडिंग जो आपका डिस्पोज ऑफ करने का टाइम होता है वो होता है आपका 3 महीने या फिर 5 महीने। 3 महीने कब होता है, जहां पे एनालिसिस और टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे आपका सैंपल वगैरह नहीं है। देखो एनल जो लेबोरेटरी में टेस्ट होता है जहां पे, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, तो उसके लिए क्या है 5 महीने की, जहाँ पे एनालिसिस और टेस्टिंग की जरूरत है, लेबोरेटरी में कोई सैंपल टेस्ट कराना है, कोई नेचर का वो है केस, ठीक है, तो वहां पे आपका क्या लगेगा, 5 महीने लगेगा। लेकिन जहाँ पे ऐसे कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है, कोई भी टेस्ट कोर्ट का रिकमेंडेशन नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी सैंपल रिलेटेड चीज नहीं है जिसका आपको लेबोरेटरी में जाके टेस्ट के लिए बोलो, फिर उसकी रिपोर्ट्स आएंगी, क्योंकि टाइम लगता है उसमें, तो उस केस में क्या है 3 महीने है। तो जहां जरूरत होती है वहां पे क्या है, डिस्पोजल का टाइम 5 महीने के अंदर अंदर आप जो आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई ना कोई ऑर्डर पास करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पावर क्या क्या है भाई, पावर आपकी वही होगी जो सिविल कोर्ट के पास होती है, सीपीसी के जो आपका सीपीसी होता है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, उसके अंदर जो सिविल कोर्ट के पास पावर होती है, सेम पावर आपकी ये इसके पास होती है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास। पहली पावर क्या होगी, सम्मन कर सकता है, बुलावा भेज सकता है किसी को, इन्फोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, कोई पर्सन है, डिफेंडेंट है, विटनेस है, एग्जामिनिंग इन ओथ, उसके एग्जामिनेशन के लिए उसको समन भेज सकता है, कोर्ट के पास पावर होती है। या फिर वो किसी को बोल सकता है, कोई भी अगर उसको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करवाना है, प्रेजेंट करवाना है, तो डिस्कवर करवा सकता है या फिर प्रोड्यूस करवा सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट्स।
जो भी आपका नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई फाइल है, कोई भी कुछ भी ऐसा रिलेवेंट मैटर है, कोई रिकॉर्ड्स हैं, वो भी वो करवा सकता है, ठीक है। एविडेंस रिसीव करने का भी पावर होती है इसके पास, एविडेंस रिसीव कर सकता है एफिडेविट्स पे, या फिर रिक्वायरिंग एनालिसिस और टेस्टिंग फ्रॉम एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी। अगर इसको ऐसा लगता है कि भाई किसी भी सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजना है या फिर कहीं भी एनालाइज करने के लिए भेजना है, तो ये एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी में उसको भेज सकता है, ठीक है। इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन एनी विटनेस, किसी भी विटनेस का एग्जामिनेशन करने की भी पावर होती है, किसी भी विटनेस का एग्जामिनेशन कर सकता है, या फिर कोई फेवरेट कोई भी सीजी अगर मैटर रेकमेंड करता है, कोई भी प्रिस्क्राइब करता है, तो उन मैटर के रिगार्डिंग इसके पास पावर होती है, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक पावर्स, यू कैन गो थ्रू, बहुत इजी है। सिविल कोर्ट के पास जो पावर होती है सेम डिट्टो वही रिपीट करिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर्स आपकी पूछी जा सकती है, अगर आप ऐसे करते हो तो आपको ये पावर पूछी जा सकती है 3 और 4 मार्क्स में, ठीक है। सो रेमेडीज क्या क्या होती हैं? अगर कमीशन सेटिस्फाई है, अगर कमीशन को लगता है, किस बात से सेटिस्फाई है, कि जो गुड्स कंप्लेंट की गई है उनके अंदर या तो कोई डिफेक्ट है, या फिर जो भी एलिगेशन लगाई गई है, जो भी आपके कंप्लेंट लगाई गई है, कंप्लेंट फाइल है जिस भी किसके रिगार्डिंग, सर्विसेज के रिगार्डिंग, कि भाई ये जो, या फिर ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है वो सही है, उनके रिगार्डिंग जो कंप्लेंट है वो सही प्रूफ हुई है, तो ये क्या ऑर्डर पास कर सकता है कि भाई या तो उस डिफेक्ट को हटाओ, जो भी डिफेक्ट है उस पर्टिकुलर चीज में, सेलर को ऑर्डर दे देगा कि भाई इस डिफेक्ट को रिमूव कर दो, या फिर उस गुड्स को ही रिप्लेस कर दो। अगर ऐसी हालत में नहीं है गुड्स की, उसका डिफेक्ट रिमूव किया जा सकते, तो वो बोलेगा कि भाई आप इस गुड्स को ही रिप्लेस कर दो। जैसे आयरन है आपकी, आयरन का कोई इंटरनल पार्ट टूटा हुआ है जो रिपेयर नहीं हो सकता, पहले तो बोलेगा कि भाई डिफेक्ट ही रिमूव कर दो, जो डिफेक्ट है जिस बात से ही प्रॉब्लम है उसको रिमूव कर दो। अब दूसरा अगर नहीं हो सकता ऐसा, वो है मैकेनिकल डिफेक्ट है या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो उस केस में क्या करेगा, गुड्स को ही रिप्लेस करवा देगा, भाई आयरन रिप्लेस करके दो मुझे। फिर प्राइस रिटर्न कर दो, अगर इन दोनों में से कोई चीज नहीं हो सकती तो क्या करेगा वो, कि जो भी प्राइस पे किए हैं कंज्यूमर ने उनको वापस कर दो। या फिर तीसरी आती है सर्विसेज के रिगार्डिंग, कि या तो रिमूव कर दो, जो डेफिशिएंसी है उसको रिमूव कर दो सर्विसेज में। देखो ये तो तीनों चीजें हैं गुड्स के रिगार्डिंग। और इस केस में क्या है, डिसकंटिन्यू कर दो, अगर कोई आप हैजर्डस और जो खतरनाक सामान बेच रहे हो, कोई जो जहरीले नेचर का या फिर कोई एक्सपायर्ड चीज है, उसको डिसकंटिन्यू कर दो, यानी बेचना बंद कर दो। विड्रॉ हैजर्डस गुड्स फॉर सेल, सेल के लिए अगर आपने कोई हैजर्डस गुड्स दे रखा है तो उसको भी बंद करो। सीज हैजर्डस गुड, सीज करने का भी ऑर्डर पास कर सकता है कि भाई उसको अपनी कस्टडी में ले सकते हैं, ठीक है। डिटेंशन कर सकते हैं। पे सच अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, अब ये आता है अगर आपका कंज्यूमर को कोई नुकसान हुआ है कि उस डिफेक्ट की वजह से, या फिर कुछ मतलब ऐसी कोई फिजिकल हार्म हुआ है या फिर मॉनेटरी हार्म हुआ है, तो वो उसको क्या बोलेगा कि भाई सेलर को कि कंपनसेट करो, जितना इसको क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति बोलते हैं ना, जितनी उसको क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, उसके लिए आप क्या करो, कंपनसेट करो। नेक्स्ट है इशू करेक्ट एडवर्टाइजमेंट टू न्यूट्रलाइज इफेक्ट, तो वो सही एडवर्टाइजमेंट को बोलेगा, ताकि अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ये केस होता है अगर आपने कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है किसी भी नेचर का, तो उस केस में आपका जो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन है ये ऑर्डर करेगा कि भाई आप ऐसा एडवर्टाइजमेंट इशू करो ताकि जो उसकी वजह से जो लोगों के ऊपर इफेक्ट हुआ है, जो लोगों के अंदर फाल्स नेचर की इंफॉर्मेशन पहुंची है, तो ताकि उसका इफेक्ट क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। अगर मान लो आपने मैगी का वो कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया, अभी मैगी खा के ना आप माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओगे, तो ये फाल्स नेचर का है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप क्या करोगे, उसको इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या पब्लिश करोगे कि ऐसा कुछ नहीं है, जो हमने स्टेटमेंट हुई वो फाल्स नेचर की है। तो आप उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि मैगी मैगी से एनर्जी आती है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, अगर कोई बंदा, अगर कोई पर्सन कंप्लेनेंट ऐसा है जो इसके ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, या फिर एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी यानी जो सफर करी है, जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, मतलब जिसको लगता है कि भाई मैं इस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हूं, तो वो किसके पास जा सकता है,
वो स्टेट कमीशन को अप्रोच कर सकता है। कितने दिन के अंदर अंदर, टाइम पीरियड होता है 45 दिन के अंदर अंदर वो अप्रोच कर सकता है। अदरवाइज 45 डेज अगर आपके पास हो जाते हैं तो फिर कंप्लेंट आपकी एंटरटेन नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन था। आपका जो स्टेट है और सेंटर है वो बिल्कुल, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट अच्छे से कर लिया ना तो आपके बिल्कुल सेम टू सेम है, बस इसकी थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो उस केस में कौन करता था डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, एसजी करती थी एस्टेब्लिश, तो इस केस में भी कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है, फंक्शन एट स्टेट कैपिटल रीजन, हर एक स्टेट में क्या एस्टेब्लिश कर सकती है, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिड्रेसल कमीशन एस्टेब्लिश कर सकती है। जैसे उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या था ना, वैसे ही हर एक स्टेट में। इसके अंदर कंपोजिशन में कौन कौन होगा, प्रेसिडेंट हो सकता है, एक प्रेसिडेंट होगा जिसको चेयरपर्सन भी बोल सकते हैं, या फिर 4 अदर मेंबर्स होंगे जो सीजी डिसाइड करेगा। ठीक है, बाकी के 4 मेंबर्स होंगे। उस केस में कौन थे, मिनिमम 2 मेंबर्स थे। इस केस में कितने हैं, मैक्सिमम 4 मेंबर्स होने चाहिए। क्वालिफिकेशन, टर्म अपॉइंटमेंट ये सेम है, रूल्स एज पर रूल्स। जुरिस्डिक्शन क्या होगी, इसकी सेम है वही, कि भाई जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ हो, या फिर जहाँ पर कंप्लेनेंट रहता हो, या फिर जो अपोजिट पार्टी है जहाँ पे उसका वर्क ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस है, या फिर मतलब रहता हो, तो वो आपका या फिर एनी अदर प्लेस एज दिस कमीशन में थिंक फिट। ठीक है, तो वहां पे आप एंटरटेन कर सकते हो। तो ये आपकी जोग्राफिकल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो सेम रहेगी। लेकिन मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन आपकी अलग है, उसमें क्या था, 1 करोड़ से कम कम के केसेस एंटरटेन होंगे। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई 1 करोड़ से ज्यादा होने चाहिए लेकिन 10 करोड़ से कम होने चाहिए। 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ के बीच में, यानी 1 से 10 करोड़ के बीच में जो भी केसेस होंगे वो कौन एंटरटेन कर सकता है, स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिड्रेसल कमीशन एंटरटेन कर सकता है। ठीक है, अब है एपिलेट अथॉरिटी। अपील किसको कर सकता है, अगर कोई स्टेट स्टेट कमीशन के ऑर्डर से एग्रीव है, सहमत नहीं है, तो ये किसके पास जा सकता है, नेशनल कमीशन के पास जा सकता है। टू एंटरटेन अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ डीसी विद इन सच स्टेट, पहला तो ये क्या करेगा, डीसी के अगेंस्ट जो भी ऑर्डर आएंगे, देखो डीसी से किसके पास जाते थे हम लोग, एससी के पास, स्टेट कमीशन के पास जाते थे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन से। जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन की ऑर्डर से सेटिस्फाइड होता था वो किसको अपील करता था, स्टेट कमीशन को। ठीक है, तो पहले तो ये उन अपील्स को एंटरटेन करेगा। ठीक है, और अगर इसके ऑर्डर से कोई सेटिस्फाई नहीं है तो वो किसको अपील कर सकता है, नेशनल कमीशन को करता है। और कितने दिन के अंदर अंदर करेगा, 30 दिन के अंदर। उस केस में कितना था, 45 दिन के अंदर अंदर कर सकता है। और इसको क्या डिपॉजिट करनी पड़ेगी, 50% अमाउंट भी डिपॉजिट करनी पड़ेगी जो फीस की तरह होती है। ठीक है, अपील कितने दिन में डिस्पोज ऑफ हो सकती है, 90 दिन के अंदर अंदर टाइम होता है इसका। रिव्यू कितने दिन के अंदर हो सकता है आपका, 30 दिन के अंदर अंदर इसका ऑर्डर भी रिव्यू किया जा सकता है। अगर कोई एरर है, कोई ऐसी गलती रह गई, या फिर कोई जो मतलब कंप्लेनेंट ने दोबारा बोल दिया कि भाई जो एविडेंस है वो झूठे फाल्स नेचर के थे, या फिर कोई ऐसी एग्जामिनेशन में गलती होगी, टेस्ट रिपोर्ट गलत बेसिस पे वो डिसीजन ले लिया, तो उस केस में क्या हो सकता है, रिव्यू के लिए डाल सकते हो, 30 दिन के अंदर अंदर होता है उसका टाइम पीरियड। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग, जो मेन मेन पॉइंट्स है ना, बाकी तो सेम है। एसजी करता है, उसमें भी एसजी करता था डिस्ट्रिक्ट कमीशन में भी। मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, प्रेसिडेंट होगा उसकी तरह ही, चेयरपर्सन सॉरी मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 4 मेंबर्स हो सकते हैं, ये बात याद रखना। रूल्स के बेसिस पे वो होगा, और आपकी जो ये पेक्यूनरी लिमिट है ये अलग है, 1 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ से कम। ठीक है, और 30 दिन के अंदर अंदर इसके पास टाइम होता है, किसके पास जाएंगी अपील, नेशनल कमीशन के पास जाएंगी। क्या डिपॉजिट कराना पड़ेगा, 50% फीस डिपॉजिट करानी पड़ेगी। और डिस्पोज ऑफ कितने दिन के अंदर अंदर हो सकती है, 90 दिन के अंदर अंदर इसको डिस्पोज करनी पड़ेगी अपील। ठीक है, तो दैट इज द रिलेवेंट पार्ट। अब आते हैं नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिड्रेसल कमीशन, इसके भी कुछ पॉइंट सेम है। एस्टेब्लिश कौन करेगी, सीजी करेगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, आपकी एस्टेब्लिश करेगी, किसको एस्टेब्लिश करेगी, नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को एस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, और किस किस लेवल पे फंक्शन करती है ये, नेशनल, जो हर एक रीजन में आपका जो नेशनल कमीशन है, नेशनल कमीशन आपका एक ही होता है, नेशनल लेवल पे होता है। बिकॉज कंपोजिशन में कौन कौन आएगा, प्रेसिडेंट आएगा, मेंबर्स आ सकते हैं। मिनिमम कितने मेंबर्स होंगे, 4 मेंबर्स होंगे, जैसे उसमें था ना स्टेट गवर्नमेंट वाले में, वैसे ही आपके
ये जो स्टेट कमीशन वाले में 4 मेंबर्स थे, इस केस में भी आपके मिनिमम मेंबर्स कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, ये जो आपका अपील वाला प्रोविजन, आई थिंक अपील वाला नहीं है, ये अपॉइंटमेंट वाला प्रोविजन है, ये सेम रहेगा। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगी इसकी, टर्म ऑफ ऑफिस आपका ये नया है, इसको लर्न करने की जरूरत है। पहला तो प्रेसिडेंट की टर्म क्या होगी, 5 साल हो सकती है या फिर 70 साल, विच एवर इज लेट अर्लियर। अगर या तो देखो 70 साल पूरे हो जाते हैं पहले, तो भी आपकी जो आपकी टर्म है वो खत्म हो जाएगी, या फिर आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई बंदा 65 ईयर्स का है, ठीक है, 65 ईयर्स के बाद 5 साल की टर्म होती है उसकी, तो 65, इसको 62 मान के चलते हैं एक एग्जांपल में, 62 जो आपकी एज है उसकी अपॉइंटमेंट के टाइम, 5 साल टर्म होती है, तो 5 साल कब पूरे होंगे उसके, तो 63, 64, 65, 66, 67, 67 के अंदर अंदर आपके जो आपके 5 साल है वो टर्म पूरी हो जाएगी। तो 70 साल तो नहीं पहुंच रहा, तो पहले क्या हुआ, 5 साल उसके पूरे हुए। ठीक है, अगर कोई बंदा है 65 ईयर्स का, उसके क्या है, 5 साल भी पूरे हो रहे और 70 साल तक पहुंच गया है, तब भी उसकी टर्म एक्सपायर हो जाएगी। और अगर कोई बंदा है 68 ईयर्स का, तो 68 ईयर्स में हम लोग 5 साल पूरे होने का वेट नहीं करेंगे, अगर उसकी एज 70 हो रही है 2 साल बाद, तो उस केस में क्या है, वो प्रेसिडेंट बनने के लायक फिर नहीं रहेगा, एलिजिबल नहीं रहेगा, 70 ईयर्स क्रॉस हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही मेंबर्स का होता है, 5 साल होता है या फिर 67 ईयर्स होता है, दोनों में से जो भी जल्दी हो जाए तो उसमें भी आपका जो मेंबर्स बनने के एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो जुरिस्डिक्शन क्या होती है, मॉनेटरी जो आपकी ये है, ये होल इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, नेशनल जो आपकी होती है ये होल इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, क्योंकि नेशनल लेवल का होता है, ऑब्वियस सी बात है। सो 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, पेक्यूनरी लिमिट क्या होनी चाहिए, 10 करोड़ से ज्यादा। इस केस में क्या था, 1 से 10 करोड़ के बीच में था, 1 से ज्यादा 10 से कम, बट यहाँ पे क्या है, 10 से ज्यादा, 10 करोड़ से ज्यादा पेक्यूनरी लिमिट होनी चाहिए, तभी वो केस एंटरटेन करेगा। ठीक है, 30 दिन के अंदर रिव्यू का टाइम होता है इसके पास। अपील किसके खिलाफ हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन से सेटिस्फाई नहीं है, स्टेट कमीशन से नहीं है, तो ये क्या करेगा, पहले तो स्टेट कमीशन के पास जाएगा, फिर 30 दिन के अंदर अंदर इसका जो टाइम होता है नेशनल कमीशन के पास आने का, स्टेट कमीशन से आपका ये नेशनल कमीशन के पास आएगा, टाइम कितना होता है, 30 दिन का, और अमाउंट कितनी, 50%, वही सेम एडिट तो है ये वाला। हाईलाइट कर देती हूँ, देखो एक तो ये वाला प्रोविजन अलग है, इसमें एज बता रखी है, टर्म बता रखी है ऑफिस की, कितने टाइम के लिए होल्ड कर सकता है, 5 साल के लिए या फिर 70 ईयर्स पूरे हो जाते हैं उसकी एज के, 5 साल या फिर 70 ईयर्स होता है एज। और आपकी पेक्यूनरी लिमिट क्या है, 10 करोड़ से ज्यादा। ठीक है, रिव्यू का टाइम होता है 30 दिन का, और आपका ये डिस्पोज ऑफ करने का टाइम होता है यहाँ पे अपील का, ये भी 30 डेज का होता है। ठीक है, किसके पास होते हैं, नेशनल कमीशन के पास, स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन के पास आता है। तो यहाँ पे आप एज क्राइटेरिया लिख सकते हो, 67 ईयर्स ऑफ एज, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो आपको, क्योंकि 5 साल भी है, कभी आप सोचो 70 साल पूरे होने पर, वैसे तो 70 साल तो मतलब यही होता है, 70 ईयर्स पूरे हो जाए। ठीक है, 70 ईयर्स ये नहीं कि इसको सर्विस करते करते 70 साल हो गए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। ये आपका कोपा खत्म हो गया आज, फिनिशली फाइनली कोपा खत्म हो गया 3 क्लासेस के बाद। अगर आपको थोड़ा सा भी तुसा भी लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियोस को, और व्यू बढ़ाओ जल्दी जल्दी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट न्यू टॉपिक, ऐसा ही कोई कवर करेंगे हम लोग। बाय बाय फॉर टुडे।